इस बार हम लोग ऑल टाइम 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएंगे। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा गढ़ने वाले चिराग पासवान ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक अपनी रणनीति साफ नहीं की है। खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर भी चिराग पासवान की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। पिछली बार यानी 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले यानी बिना किसी अलायंस के चुनाव लड़कर एनडीए की टेंशन बढ़ाई थी। हालांकि इस बार तो वो एनडीए के बैनर तले ताल ठोकने वाले हैं, लेकिन एनडीए के अंदर भी आपसी तालमेल की काफी कमी नजर आ रही है। अभी तक सीट बंटवारे पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका है। इसके पीछे की वजह भी चिराग पासवान को ही माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी ने अपने डिमांड से बीजेपी और जेडीयू में एक खलबली मचा रखी है। हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक सीट शेयरिंग हो भी जाए, लेकिन सवाल यह उठता है कि चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। सवाल यह भी कि अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चिराग पासवान ने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया भी है या सिर्फ हवा हवाई बातें की जा रही है। अगर बीजेपी ने चिराग की डिमांड नहीं मानी तो क्या वो किसी और दल का रुख करेंगे, और ऐसा करने पर उनकी सियासत पर कितना असर पड़ेगा। बिहार की राजनीति को करीब से देखने और समझने वालों का मानना है कि चिराग पासवान ने अपने पिता की खोई हुई चाबी को ढूंढकर बिहार का सीएम बनने का एक खाका तैयार किया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर चिराग पासवान इस वक्त कैसी रणनीति बना रहे हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या एनडीए में रहते हुए चिराग का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो पाएगा। इस बार हम लोग ऑल टाइम 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं रोहन शर्मा और न्यूज नेशन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 में अगर चिराग पासवान की स्टेटमेंट्स पर ध्यान दें, उनके बयानों पर गौर फरमाया जाए तो यही लगता है कि चिराग बहुत बड़े विजन पर काम कर रहे हैं। जानकारों का तो कहना है कि चिराग की रणनीति 2025 में बिहार का डिप्टी सीएम और 2030 तक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की है। 2030 आने में तो अभी काफी समय है। फिलहाल 2025 के विधानसभा चुनाव पर फोकस करते हैं। 2025 में नीतीश कुमार स्वास्थ्य कारणों से अगर अपनी कुर्सी छोड़ते भी हैं तो उस पर कौन बैठेगा ये तो अभी कह पाना मुश्किल है। सीएम की कुर्सी तो वैसे भी बीजेपी किसी और को देने से रही बात डिप्टी सीएम की कुर्सी की, तो उसके लिए भी मैदान में कई दावेदार पहले से खड़े हैं। कहा जाता है कि कुर्सी पर दावा ठोकने के लिए सबसे जरूरी होता है संख्या बल, यानी आपके पास कितने विधायक हैं। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद जेडीयू का नंबर आता है, उसके बाद जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा आती है। एलजेपी रामविलास दूर दूर तक रेस में कहीं नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने बिहार की केवल एक सीट मटिहानी जीती थी। हालांकि बाद में मटिहानी से जीते हुए विधायक राजकुमार सिंह बाद में जेडीयू में शामिल हो गए। मतलब इस वक्त विधानसभा में एलजेपी रामविलास का संख्या बल 0 है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने अपनी ताकत का लोहा जरूर मनवाया था और गठबंधन के तहत मिली 5 में से 5 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट के तहत उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान लोकसभा की ही तरह 100% का स्ट्राइक रेट बरकरार रखना चाहते हैं। गौरतलब है कि जितनी ज्यादा विधानसभा सीटें चिराग के पास रहेंगी, उनकी ताकत में भी उतना ही इजाफा होगा। लेकिन सीट बंटवारे पर आकर पेच फंस जा रहा है। चिराग का जोर सीटों की संख्या के साथ साथ जीत की संभावना वाली सीटों पर भी है। जिन सीटों पर चिराग की नजर है वो बीजेपी और जेडीयू की परंपरागत सीटें हैं। बीजेपी और जेडीयू इन सीटों को छोड़ना नहीं चाहती हैं, वहीं एलजेपी रामविलास इन सीटों को लेकर अड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिराग पासवान ने 22 से 25 नेताओं की एक लिस्ट बनाई है जिन्हें वो बिहार चुनाव में टिकट देने वाले हैं। लेकिन इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जिस पर मौजूदा विधायक जेडीयू के हैं या फिर बीजेपी के। इनमें एक सीट मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भी है। वैसे तो चिराग कुल 45 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इन 45 में से 22 सीटों पर वो कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं है। जिन महत्वपूर्ण सीटों पर चिराग पासवान की नजर है उनमें ब्रह्मपुर, सोनबरसा, रफीगंज, गोविंदगंज, महुआ, गायघाट, तरैया, महनार, अरवल, नाथनगर, जहानाबाद, ओबरा, सिमरी, बख्तियारपुर, कदबा, सिकंदरा, चकाई, मटिहानी, रूपौली, कस्बा, डेहरी, अतरी, साहेबपुर कमाल और अलौली जैसी सीटें शामिल है। उधर बीजेपी ने चिराग को सिर्फ 20 सीटें देने का फैसला किया है।
लेकिन वो 20 सीटें भी चिराग की चॉइस वाली नहीं होंगी। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी और जेडीयू अपनी परंपरागत सीटें तो चिराग के लिए छोड़ने से रही। इसकी वजह भी क्लियर है। जेडीयू के कोर वोटर लवकुश यानी कुर्मी कोइरी माने जाते हैं। बीजेपी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ वोटरों पर दांव लगाती है। दूसरी तरफ आरएलएम, कुशवाहा वोटरों और चिराग पासवान अनुसूचित जाति की अधिक संख्या वाली सीटों पर दावा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की निगाहें मगध और शाहबाद की सीटों पर है। इस वजह के चलते इन सभी पार्टियों की ख्वाहिश आपस में टकरा रही है। अगर ध्यान दें तो चिराग पासवान ने बिहार में अपने चुनावी कैंपेन का आगाज शाहबाद क्षेत्र के अंदर आने वाली आरा सीट से किया था। उस वक्त कहा जाने लगा था कि चिराग शाहबाद के जरिए अपने पिता रामविलास पासवान की खोई हुई चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहला विधानसभा चुनाव 2005 के फरवरी में हुआ था। तब रामविलास पासवान की अगुवाई में एलजेपी को 29 सीटों पर जीत प्राप्त हुई थी और इनमें सबसे ज्यादा सीटें शाहबाद क्षेत्र की ही थी। 2005 में रामविलास पासवान के नेतृत्व में एलजेपी ने शाहबाद में झंडा गाड़ दिया था। बीते चुनावों की बात की जाए तो शाहबाद में एनडीए का प्रदर्शन बेहद ही कमजोर रहा था और लगभग इस क्षेत्र से वो साफ ही हो गया था। यहां की 22 सीटों में एनडीए ने मात्र 2 सीटें ही जीती थी। 20 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कब्जा जमाया था। जाहिर तौर पर यह एनडीए के लिए बड़ा झटका था। लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटें सासाराम, काराकाट, आरा और बक्सर पर महागठबंधन के उम्मीदवारों ने जीत प्राप्त की थी। इसीलिए चिराग ने शाहबाद पर फोकस किया और वे इसी रास्ते बिहार की राजनीति में किंग मेकर की कुर्सी पर बैठने की योजना बनाने में लग गए। लेकिन टेंशन वाली बात तो यह है कि चिराग का दांव यहां भी लगभग फेल हो गया, मतलब नहीं चला। बीजेपी और जेडीयू चिराग के लिए शाहबाद को छोड़ने से रहे। उल्टा बीजेपी ने तो शाहबाद में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने के लिए तगड़ी रणनीति बना ली है। बीजेपी ने शाहबाद और मगध क्षेत्र में कमल खिलाने का जिम्मा युवा रणनीतिकार ऋतुराज सिन्हा को सौंपा। 5 दिनों के भीतर ऋतुराज सिन्हा ने सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का मिलन हो गया। गौरतलब है कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास दिला चुके हैं। तब पावर स्टार के चलते काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार हुई थी। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर बीजेपी का फोकस राजपूत और कुशवाहा वोटरों पर है। दोनों के साथ आने से कुल 30 सीटों पर असर दिख सकता है। अब चिराग पासवान के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो मनमानी सीटों की जिद छोड़कर एनडीए में ही रहें, वरना महागठबंधन की तरफ अपने हेलीकॉप्टर को मोड़ लें। तेजस्वी यादव और चिराग के रिश्ते इतने भी खराब नहीं है कि एलजेपी रामविलास के लिए महागठबंधन के रास्ते बंद हो जाए, लेकिन अपने चाचा पशुपति पारस के वहां होते हुए चिराग महागठबंधन का रुख करेंगे, इसकी संभावना कम ही लगती है। वैसे चिराग पासवान खुद इस मसले पर कहते हैं कि सीट बंटवारे के बाद ही तमाम फैसले लिए जाएंगे। सुनिए। भाई एक बार सीट शेयरिंग हो जाए, ये तमाम विषय ऐसे हैं जो कि हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसपे अंतिम फैसला केंद्रीय संसदीय बोर्ड को लेना है। पहले ये क्लियर होना ज़रूरी है कि कितनी सीटों पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ रही है, गठबंधन का क्या स्वरूप होने वाला है, इन द सेंस कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों का चयन भी होना प्राथमिकताओं में से है। तो ऐसे में जब ये तमाम विषयों पर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आएगी, उसी के साथ ये भी क्लियर कर लिया जाएगा कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, या मेरी पार्टी में से और कौन से सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इस बात को एकदम दिमाग में स्पष्ट रखना चाहिए कि सम्मान से समझौता करके कब कौन रहा है किसी भी गठबंधन में। और मैं नहीं मानता कि हमारे गठबंधन में किसी भी घटक दल की सोच ऐसी है कि वो दूसरे दल को सम्मानजनक मौका ना दे। वैसे जानकारों का मानना है कि चिराग पासवान के लिए फिलहाल एनडीए में रहना ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उनके पास केंद्रीय मंत्रालय है। बिहार में पासवान यानी दलित वोट बैंक पर उनकी मजबूत पकड़ है, जिससे बीजेपी और गठबंधन के लिए जरूरी समझा जाता है। इससे उनकी बार्गेनिंग पावर गठबंधन के अंदर बनी रहती है। महागठबंधन के मुकाबले एनडीए में रहने से टिकटों और सीट शेयरिंग पर अपनी मांगे मनवाने की ज्यादा संभावना भी रहती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान की रणनीति है कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वे पूरी तरह से एनडीए के साथ रहेंगे, जिससे उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन मिलता रहेगा। कुछ लोगों का तो मानना है कि चिराग पासवान को फ्रंट फुट पर खेलना चाहिए और खुलकर कहना चाहिए कि उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। हाल ही में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी चिराग पासवान को यही सलाह दी थी। सुनिए। अगर इच्छा है चिराग पासवान जी या किसी की, तो खुल के बोले ना कि भाई हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ड्रामा करने की क्या जरूरत है कि अब बिहार हमको बुला रहा है? तो भगा दिया था क्या इतना साल से बिहार?
लॉजिक होना चाहिए ना। बिहार बुला रहा मतलब कि आप बिहार से जीते हो, बिहारी हो, बिहार से केंद्र मंत्री के कोटा में हो, अब बोल रहे बिहार बुला रहा। अब कहिए आपकी इच्छा है कि हमको मुख्यमंत्री बनना है, बोलना चाहिए, खुल करके बोलना चाहिए। हम तो जहां जाते हैं हम बोलते हैं कि भाई हमको सरकार ही नहीं बनाना बल्कि हमको बिहार बनाना है, उसके लिए एक मौका दे दो। अब तेजस्वी की सलाह चिराग के लिए क्या फायदेमंद है, ये तो वही जाने। उधर 2030 की बात की जाए तो उस वक्त बिहार चुनाव में क्या होगा, क्या क्या बदल चुका होगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता। तब चिराग एनडीए में होंगे या नहीं होंगे, यह भी किसी को नहीं पता। लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार। इस बार हम लोग ऑल टाइम 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए सरकार बनाएंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।